है। आज हम आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, यानी कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण नदी करती है। जिसके अंदर नदी के अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृतियां भी होगी और नदी के निक्षेपण कार्य से निर्मित स्थलाकृतियां भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि नदी जहां से निकलती है वहां से लेकर उस स्थान का हमने नाम दिया था नदी का उद्गम स्रोत, और जहां गिरती है नदी वो होता है नदी का मुहाना। जहां से निकलती है और जहां गिरती है, इसके बीच के क्षेत्र को 3 भागों के अंदर हम बांट सकते हैं। सबसे ऊपरी जो भाग है वो नदी की ऊपरी घाटी होगी। उसके बाद ये मध्य भाग हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, निचला भाग हो जाएगा। 3 भागों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो नदी का जो क्षेत्र है जहां नदी बहती है उसको बांट सकते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग है जहां से नदी निकलती है, उस भाग के अंदर क्योंकि यहाँ क्या होता है, ढाल ज्यादा होता है। ढाल ज्यादा होता है, इसके कारण नदी के अंदर क्या है, जो नदी का पानी है उसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और वेग ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इस क्षेत्र के अंदर अपर्दन कार्य प्रमुख होता है। कौन से क्षेत्र के अंदर, ऊपरी भाग के अंदर। यहाँ क्या होगा, अपर्दन का कार्य है वो प्रमुख होगा। और अपर्दन भी कौन सा होगा, यहाँ लंबवत अपर्दन होगा। लंबवत अपर्दन का कार्य वो प्रमुख होगा। क्योंकि यहाँ नदी क्या करती है, किसी ढाल के सहारे बहती है। ढाल के सहारे बहने के कारण क्या होगा, उसके जल का वेग ज्यादा होगा और लंबवत अपर्दन ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, मध्य भाग। मध्य भाग के अंदर क्या है, जैसे ही नदी किसी मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करने वाली होती है, उसी टाइम उसका जो वेग है वेग कम हो जाएगा। और वेग कम होने के कारण नदी क्या करेगी, अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण का कार्य है वो शुरू कर देगी। जैसे ही निक्षेपण का कार्य शुरू कर देगी, यहाँ क्या होगा, अपर्दन और निक्षेपण दोनों के कारण स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। लेकिन ऊपरी भाग के अंदर क्या, अपर्दन के कारण स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ जो अपर्दन होगा वो क्या होगा, पार्श्विक अपर्दन होगा निचले भाग के अंदर। तीसरा जो भाग है, निचला भाग। निचले भाग के अंदर यहाँ हमने देखा ऊपर वाले में अपर्दन का कार्य ज्यादा हो रहा था, बीच वाले के अंदर अपर्दन और निक्षेपण दोनों का कार्य है। लेकिन निचले भाग के अंदर जो नदी का वेग है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। बिल्कुल कम होने के कारण नदी क्या करेगी, अपर्दन का कार्य नहीं कर पाएगी और नदी क्या करेगी, मुख्यतः निक्षेपण का कार्य करेगी। यानी जो नदी घाटी है उसको 3 भागों के अंदर हमने बांटा। ऊपरी भाग के अंदर अपर्दन का कार्य, और अपर्दन कौन सा होगा, लंबवत अपर्दन होगा। इसलिए ऊपरी भाग में जो भी स्थलाकृतियां बनेंगी वो अपर्दन के द्वारा बनेगी। बीच वाला जो भाग है वहां क्या होगा, अपर्दन और निक्षेपण दोनों का कार्य होगा। और यहाँ जो आकृतियां बनेगी वो सारी अपर्दन और निक्षेपण दोनों के द्वारा बनेगी। और यहाँ जो अपर्दन होगा वो पार्श्विक अपर्दन होगा। तीसरा हमने पढ़ा है निचले भाग के अंदर। निचले भाग के अंदर क्या होगा, नदी किसी खाड़ी, झील या ऐसे बोल सकते हैं अपने मुहाने तक पहुंच जाती है। इस भाग के अंदर नदी का जो वेग है वो बिल्कुल कम हो जाता है। नदी का वेग जैसे ही कम हो जाता है तो यहाँ जो मेन कार्य रहेगा वो रहेगा निक्षेपण का, अपर्दन का कार्य नहीं होगा। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो दे रखा है वो है ऊपरी भाग के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियां। पहला दे रखा है वी आकार की घाटी। वैसे ये तीनों सेम से ही है, वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन। अब होता क्या है, जैसे ही नदी किसी पर्वत से निकलती है, निकलने के बाद वो क्या करेगी, लंबवत अपर्दन ज्यादा करेगी। लंबवत अपर्दन ज्यादा करेगी। लंबवत अपर्दन ज्यादा करने के कारण वो अपनी तली को ज्यादा घिसाएगी। जैसे जैसे तली को घिसाती जाती है, एक संकरी घाटी का निर्माण हो जाता है, जिसका आकार जो अंग्रेजी भाषा है उसके वी का जो अक्षर होता है, वी अक्षर उसके समान होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वी आकार की घाटी। बनेगी कहाँ, जहां से नदी निकलेगी उसी क्षेत्र के अंदर वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि नदी क्या करेगी, लंबवत अपर्दन ज्यादा करेगी, अपनी तली को घिसाकर क्या करती रहती है, गहरा करती रहती है, जिसके कारण किसका निर्माण होगा, वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। दूसरा है गार्ज। गार्ज भी क्या होगा, अब यहां हमने पढ़ा वी आकार की घाटी। जैसे जैसे वी आकार की घाटी की गहराई बढ़ती जाएगी और उसकी ऊपर की जो चौड़ाई है वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी,
बढ़ती जाएगी। ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है? गार्ज कहा जाता है। यानी वी आकार की घाटी और गार्ज दोनों सेम सी है, लेकिन गार्ज और वी आकार की घाटी के अंदर फर्क क्या है कि गार्ज की गहराई बढ़ जाएगी और ऊपर जो चौड़ाई है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसको क्या कहा जाएगा? गार्ज कहा जाएगा। तीसरा है कैनियन। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। कैनियन का जो आकार है वो इंग्लिश का जो वर्ड है आई, अल्फाबेट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश का आई, उसके समान होता है। इसके समान कैसे होगा? यहाँ दोनों चीजें ही होगी। यहाँ हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, नीचे सिर्फ तली के अंदर ही क्या हो रहा था? अपर्दन ज्यादा हो रहा था। यहाँ भी तली के अंदर भी अपर्दन होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपरी भागों के अंदर भी अपर्दन कार्य है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ एक आई आकार की आकृति बन जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है। मतलब क्या है? सबसे पहले क्या बना, जैसे अगर हम डिस्कस करें, वी आकार की घाटी बनेगी सबसे पहले। फिर क्या होगा? इसकी जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ेगी, फिर क्या बन जाएगा? गार्ज बन जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे फिर आगे जाएंगे, इसका आकार और बढ़ता जाएगा और इसके जो ढाल हैं, इसके जो किनारे हैं, वो बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और इसका आकार बन जाएगा किसके समान? आई के समान। उस आकृति को क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है। तो ऊपरी भाग के अंदर सबसे पहले वी आकार की घाटी बनेगी, फिर गार्ज बनेगा और फिर क्या बनेगा? कैनियन बनेगा। तीसरा दे रखा है जलज गर्तिका। जलज गर्तिका का मतलब क्या है? जैसे ही नदी का जल बहेगा उसके अंदर क्या होंगे? कुछ एक पत्थर होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे। कंकड़ पत्थर क्या करेंगे? रास्ते के अंदर जो सरफेस है उसके अंदर क्या कर देंगे? गड्ढे बना देंगे टकराकर। क्यों? क्योंकि जल क्या करता है? नदी का जल है वो चक्कर लगाता हुआ चलता है। चक्कर लगाता हुआ जल कंकड़ पत्थर के साथ क्या करेगा? अपनी तली के अंदर गड्ढे बना देगा। जैसे उन गड्ढों के अंदर पानी भरेगा, फिर वो चक्कर लगाएगा और वो गड्ढा क्या होता जाएगा? गहरा होता जाएगा, उसकी गहराई बढ़ती जाएगी। जैसे ही जल इसके अंदर प्रवेश करेगा, जल भी क्या लगेगा? जैसे जल भी क्या कर रहा है? चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है? जलज गर्तिका कहा जाता है, जो किसके द्वारा बनती है? जो नदी के जल के अंदर विद्यमान जो गोल पत्थर होते हैं उनके द्वारा बनती है। तीसरा दे रखा है जलप्रपात। यहाँ ये दोनों सेम चीजें हैं, एक है जलप्रपात और एक है चिपरिका। जलप्रपात क्या है और चिपरिका एक है। जब क्या है? नदी के मार्ग में एक कठोर और एक कोमल, कहीं कठोर चट्टान आ गई और कहीं क्या आ गई? कोमल। अब नदी क्या करेगी? जो कोमल चट्टान है उसका क्या कर देगी? अपर्दन कर देगी, लेकिन जो कठोर चट्टान है उसका अपर्दन नहीं कर पाएगी। अब क्या होगा? जो जल है वो क्या होगा? इस चट्टान से, जो कौन सी चट्टान थी? कठोर चट्टान थी, उस चट्टान की कगार से नीचे की ओर गिरता है वो प्रतीत होगा। ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। यानी कब होगा? जब क्या होगा? नदी के मार्ग के अंदर कठोर और कोमल चट्टान आ जाए तो क्या होगा? नदी कठोर चट्टान है उसका अपर्दन नहीं कर पाएगी, लेकिन कोमल चट्टान को क्या कर देगी? काट देगी। इसलिए जो खड़ा कगार रह जाएगा किसका? कठोर चट्टान का, उसके ऊपर से नदी का जल है वो नीचे गिरता है और ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। तीसरा है चिपरिकाएं। चिपरिकाएं कब बनेगी? अब यहां हमने देखा कि नदी के मार्ग में कोमल और कठोर चट्टानें आ रही थी, लेकिन वो आ रही थी लंबवत, जिसको हम बोल सकते हैं ऊपर नीचे आ रही थी। लेकिन जब क्या हो जाए? नदी के मार्ग में कोमल और कठोर चट्टानें आ जाए लेकिन वो लंबवत अवस्था में ना हो, तब क्या करेगी नदी? मान लो ये एक आपकी कठोर चट्टान है, ये आपकी मुलायम है, ये कठोर है और ये मुलायम है। अब नदी क्या करेगी? जो मुलायम चट्टान है उनको तो क्या कर देगी? काट देगी, और कठोर चट्टानों को नहीं काट पाएगी। अब क्या होगा? यहाँ गड्ढे से बन जाएंगे जहां मुलायम चट्टानें थी, तो क्या होगा? नदी का जो जल है वो कूदता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे। इसलिए ये जो स्थलाकृति बनेगी उसको चिपरिकाएं कहा जाता है, जिसके अंदर नदी का जल क्या है? कूदता हुआ प्रतीत होगा। और बनेगी कब? जब क्या आ जाए? नदी के मार्ग में कोमल और कठोर चट्टान आ जाए। कठोर चट्टान का नदी अपर्दन नहीं कर पाएगी, मुलायम का अपर्दन कर देगी। उसके कारण नदी का जल है वो कूदता हुआ चलता है। ऐसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? चिपरिकाएं। ये था नदी के ऊपरी भाग के अंदर बनने वाली
स्थलाकृतियां जो ज्यादातर कैसे बनेगी, लंबवत अपर्दन के कारण बनेगी। उसके बाद है मध्य भाग के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियां। मध्य भाग के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ जो लंबवत अपर्दन है उसकी जगह कौन सा अपर्दन ले लेता है, पार्श्विक अपर्दन है वो ले लेता है। सबसे पहले देखो जो पहली आकृति बनेगी वो है जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। जैसे ही नदी क्या करेगी, किसी पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करेगी, जहां नदी क्या करती है, पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करती है, उसके ढाल के अंदर एकदम से कमी आ जाती है। ढाल के अंदर कमी आ जाएगी तो नदी का जो वेग है वो भी क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। इसलिए नदी यहाँ क्या करती है, जो तलहटी का एरिया है किसका, पहाड़ी क्षेत्र का, और जहां मैदानी भाग शुरू होता है वहां निक्षेपण का कार्य वो शुरू कर देती है। जैसे निक्षेपण का कार्य शुरू करेगी तो नदी क्या करेगी, अपने अंदर जो भी तलछट है उसको क्या कर देती है, फैला देती है। फैलाने के कारण जो आकृति बनेगी उसको क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। ठीक है, जहां क्या होगा, इसका जो शीर्ष है वो होगा पर्वतीय क्षेत्र की ओर और इसका जो आधार है वो होगा मैदानी क्षेत्र की ओर, और ऐसी जो आकृति बनेगी उसको क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। बनेगी कहाँ, जहां नदी किसी मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करती है। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इसी जलोढ़ पंख को क्या कहा जाएगा, जलोढ़ शंकु। यानी जलोढ़ पंख बड़े होकर क्या बन जाते हैं, जलोढ़ शंकु बन जाते हैं। तो पहली आकृति थी मध्य भाग के अंदर बनने वाली कौन सी, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। बनेगी कब, जब नदी क्या करेगी, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद दे रखा है नदी विषर्प। जैसे ही नदी है वो मैदानी भाग के अंदर आएगी, मैदानी भाग के अंदर आने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेग जैसे ही कम हो जाता है तो उसके अंदर जो यहाँ जो ताकत थी अपर्दन करने की वो नहीं रह पाती। वो क्या करेगी, उसके मार्ग के अंदर मान लो कोई अवरोध आ गया, जैसे अवरोध आएगा नदी क्या कर लेगी, अपना रास्ता है वो बदल लेगी, उस अवरोध को नहीं काट पाएगी। क्यों नहीं काट पाएगी, क्योंकि उसका जो नदी का वेग है वो ज्यादा नहीं है। अब क्या करेगी, जैसे कोई अवरोध आया नदी क्या कर लेती है, अपना मार्ग है वो बदल लेती है। जैसे ये अवरोध है कोई, यहाँ नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, यहाँ कोई अवरोध आ गया, नदी ने क्या कर लिया, अपना मार्ग बदल लिया। जैसे ही मार्ग बदल लेगी नदी की जो आकृति है वो बल खाती हुई प्रतीत हो जाएगी, यानी उसके अंदर क्या पड़ जाएंगे, मोड़ पड़ जाएंगे, और इन्हीं मोड़ों को ही क्या कहा जाता है, नदी विषर्प कहा जाता है। यानी जब क्या होगा, जब नदी मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करेगी, मैदानी भाग में जैसे ही प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद उसकी अपर्दन क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, उसका वेग बिल्कुल कम हो जाता है। तो उसके मार्ग में अगर थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए तो नदी क्या कर लेती है, अपना मार्ग वो बदल लेती है। उससे क्या हो जाता है, उसका जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी उसके अंदर मोड़ पड़ जाते हैं, और इन्हीं मोड़ों को क्या कहा जाता है, नदी विषर्प कहा जाता है। उसके बाद है गोखुर झील, ये इसी से ही रिलेटेड है। अब जैसे ही मोड़ पड़ेंगे नदी क्या करेगी, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कटाव का कार्य भी करेगी, कटाव का कार्य करेगी, साथ में क्या करेगी, निक्षेपण का कार्य भी करती रहेगी। निक्षेपण और कटाव दोनों का कार्य करेगी। अब जैसे जैसे इस भाग के अंदर तो कटाव का कार्य होगा और इस भाग के अंदर क्या होगा, निक्षेपण का कार्य होगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे निक्षेपण का कार्य होता जाएगा, इस विषर्प का जो ये वाला भाग है ये मिट्टी के कारण और जो कंकड़ पत्थर है उसके कारण जो मुख्य धारा है उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग होने के कारण इसका मुख बंद हो गया, इसका मुख बंद हो जाएगा और इसके अंदर पानी भर जाएगा। क्यों, नदी वाला पानी इसके अंदर रह जाएगा और नदी इस क्षेत्र के अंदर से बहना शुरू कर देगी। ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। दोबारा से बता देता हूं कि क्या होगा, जैसे ही नदी के मार्ग में कोई रुकावट आई, नदी ने क्या किया, अपना मार्ग है वो बदल लिया। मार्ग बदल लेने से जो आकृति बनी उसको क्या कहा जाता है, विषर्प, या मोड़ पड़ गया उसको विषर्प कहा जाएगा। अब नदी क्या करेगी, जैसे जैसे बहेगी इस क्षेत्र के अंदर क्या करती रहेगी, कटाव करती रहेगी। कटाव के साथ साथ यहाँ एक काम और भी होगा, कौन सा, निक्षेपण का। बाद में क्या होगा, इस भाग का जो ये वाला भाग है, इसका मुख्य भाग है, इसके अंदर मिट्टी का, कंकड़ पत्थरों का जैसे ही निक्षेपण होगा, ये भाग नदी की मुख्य धारा से अलग हो जाएगा और ये जो आकृति बनेगी इसको क्या कहा जाता है, गोखुर झील या ओक्सबो लेक कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो गाय के खुर के समान होती है। उसके बाद ये थी मध्य भाग की आकृतियां जिसके अंदर अपर्दन का कार्य भी था और निक्षेपण का कार्य भी था। 3 आकृति बनती है मध्य भाग के अंदर, जलोढ़ पंख
शंकु, नदी विसर्प और गोखुर झील। अब है नदी के निचले भाग के अंदर बनने वाले स्थलाकृतियां। निचले भाग के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऊपरी भागों के अंदर क्या है, अपर्दन और निक्षेपण। ऊपरी भाग के अंदर तो मोस्टली अपर्दन होगा, लेकिन मध्य भाग के अंदर दोनों कार्य होंगे, अपर्दन का कार्य भी और निक्षेपण का। लेकिन निचले भाग के अंदर क्या है, सिर्फ निक्षेपण का कार्य होगा। सिर्फ निक्षेपण का कार्य क्यों होगा, इसके पीछे रीजन ये होगा कि नदी का जो वेग है वो बिल्कुल कम हो जाता है और ढाल यहाँ बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र के अंदर नदी क्या कर लेती है, अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। यहाँ जो आकृति सबसे पहले बनेगी वो है कुंठित नदी। अब क्या होगा, जैसे ही नदी समुद्र में गिरने वाली होती है उससे ठीक पहले उसका वेग बिल्कुल कम हो जाता है और उसके अंदर जो नदभार है उसको नदी अपने साथ आगे ले जाने में असक्षम हो जाती है। इसलिए क्या होगा, वो अपने नदभार को क्या कर लेगी, वही डिपॉजिट कर देगी, वही निक्षेपित कर देगी। उसके कारण नदी का जो जल है वो कई भागों के अंदर बंट जाता है। कई भागों के अंदर बंट जाने के कारण कई धाराएं पैदा हो जाती है। उन्हीं धाराओं से नदी है वो क्या है, फंसी हुई दिखाई देती है, गुंथी हुई दिखाई देती है। ऐसी नदी को ही क्या कहा जाता है, गुंथित नदी कहा जाता है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे नदी है वो अपने मुहाने की ओर पहुंचती है वैसे वैसे क्या होगा, नदी क्या करेगी, निक्षेपण का कार्य ज्यादा करेगी। निक्षेपण का कार्य करने के कारण नदी का जल कई धाराओं के अंदर बट जाएगा और इन्हीं धाराओं से नदी का निर्माण होगा। कौन सी नदी का, गुंफित नदी का, जिसके अंदर नदी का जल है वो कई भागों के अंदर बट जाता है। उसके बाद है प्राकृतिक तटबंध व बाढ़ का मैदान। प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान, ये आकृति। अब ये आकृति कब बनेगी, जब यहाँ जो ये आकृति बन रही है प्राकृतिक तटबंध, ये आकृति बनती है मोस्टली किसके द्वारा, निक्षेपण के द्वारा। जैसे ही नदी बहती है, बहने के कारण क्यों, क्योंकि नदी का जो बीच वाला भाग है उसके अंदर वेग ज्यादा होगा जल का, लेकिन साइड वाला भाग है उसके अंदर वेग क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ तो नदी क्या कर रही है, थोड़ा बहुत हो सकता है अपर्दन का कार्य करे, लेकिन जो किनारों वाला भाग है यहाँ अपर्दन का कार्य नहीं करेगी, यहाँ कार्य करेगी किसका, निक्षेपण का। अब निक्षेपण के कारण ये वाले भाग जो हैं, साइड वाले भाग, ये क्या है, ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मिट्टी का जमाव हो रहा है और ऊपर उठना जैसे जैसे शुरू कर देंगे इससे क्या बनेंगे, प्राकृतिक तटबंध बनेंगे। तटबंध जैसे किनारे हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाग ऊपर उठना शुरू कर देंगे और बीच वाला भाग है यहाँ से नदी है वो बहना शुरू कर देगी। ये भाग जो ऊपर उठे भाग है जो नदी के निक्षेपण की क्रिया के दौरान बने, मिट्टी का जो निक्षेपण है उसके दौरान बने, इनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। जैसे ही बरसात आएगी, जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी, नदी के अंदर जल की मात्रा बढ़ेगी, नदी का जो जल है वो क्या करेगा, इन प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ देगा। प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ देगा और इनकी जो मिट्टी थी वो आसपास के एरिया के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और ये वाला जो क्षेत्र बनेगा जहां मिट्टी फैल गई, उस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, बाढ़ का मैदान। यानी बाढ़ का मैदान है वो प्राकृतिक तटबंधों के टूटने के बाद बनता है। उसके बाद लास्ट जो स्थलाकृति है वो है आपकी डेल्टा। जैसे ही नदी क्या कर लेती है, अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, या ऐसे बोल सकते हैं किसी खाड़ी या झील के अंदर गिरती है, उसी टाइम नदी क्या करती है, अपना जो उसके अंदर जो भी नदभार है उसको क्या कर लेती है, डेल्टा के आकार में क्या कर लेती है, फैला देती है, या त्रिभुजाकार के अंदर क्या कर लेती है, फैला देती है। जहां नदी क्या करती है, किसी खाड़ी या सागर के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ जो एक डेल्टा के आकार की जो आकृति बनेगी या त्रिभुजाकार जो आकृति बनेगी उसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। इसका आधार समुद्र की ओर होगा और इसका जो शीर्ष है वो जहां नदी समुद्र के अंदर गिर रही है उस साइड होगा। ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा है नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियां, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि नदी अपने अपर्दन कार्य द्वारा और अपने निक्षेपण कार्य के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। धन्यवाद।